हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 लेक्चर था वो पूरा देख लिया होगा। कुछ टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे वो लेक्चर 1 वहीं पर रोकना पड़ा था और आज ये लेक्चर 2 स्टार्ट होगा। हम लोग एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में पिक करेंगे लेक्चर और एग्जैक्टली सेम जगह से भी पिक करेंगे। सेम फॉर्मेट का मतलब है कि यही कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, नोट्स दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। जो मतलब दिखाऊंगा क्या, वो लोग आप ही के लिए सारे क्वेश्चंस हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे लोग टेलीग्राम पे जोड़ते भी जा रहे हैं, तो वही फॉर्मेट है। दूसरा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था जो टॉपिक था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का। राइट, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कल अपनी टाइमलाइन जो कवर अप कर ली थी, लास्ट क्लास में जो कवर अप की थी, वो बिल्कुल 1498 में ब्रिटिशर्स सॉरी यूरोपियंस के आने से, फिर उसके बाद 1613 में ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री लगती है, फिर उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं और उसके बाद 1916 में होम रूल लीग शुरू होती है ना, होम रूल मूवमेंट शुरू होती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अराइवल ऑफ गांधी। ये मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था, अराइवल ऑफ गांधी इन इंडिया। ठीक है, गांधी जी इंडिया आते हैं और गांधी जी इंडिया आते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 1915। जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। कहाँ पे थे गांधी जी? गांधी जी वॉज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर, प्रैक्टिसिंग लॉयर, और वहां पे गांधी जी ने काफी काम किया फॉर द राइट्स ऑफ द इंडेंजर्ड लेबर ऑफ इंडिया के जो इंडेंजर्ड लेबर्स थे वहां पे, जो इंडियंस रह रहे थे, जिनको इलीगल करार दे दिया गया था साउथ अफ्रीका में, जिनकी मैरिजेस को इलीगल बता दिया गया था, बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहे थे, उन लेबर के लिए, उन लोगों के लिए, इंडियन पीपल के लिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे और वहां पे गांधी जी को मैसिव सक्सेस भी मिलती है। उसके बाद गांधी जी इंडिया आते हैं द मंथ ऑफ 1915। ऑलरेडी गांधी जी बहुत पॉपुलर थे इन इंडियन मासेस। हर किसी को पता था कि एक बंदा है जो कि आया है, कहाँ से आया है, साउथ अफ्रीका से आया है और इंडियन है, और उसने बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करी है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी इंडिया आते हैं उसी टाइम पे, इंडिया में, जब मैंने आपको बताया था, जब गांधी जी इंडिया आते हैं एट दैट वेरी सेम टाइम इंडिया में होम रूल मूवमेंट चल रहा होता है। ठीक है, होम रूल मूवमेंट, दो लोगों ने होम रूल लीग शुरू करी थी। एक बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट की थी और दूसरी एनी बेसांत ने स्टार्ट की थी। होम रूल मूवमेंट चल रहा होता है और इसी के साथ जब गांधी जी इंडिया आते हैं तो गांधी जी से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि गांधी जी आते के साथ ही कुछ करेंगे। एटलीस्ट या तो वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, या फिर वो होम रूल लीग जुड़ जाएंगे, या तो एनी बेसांत की होम रूल लीग या फिर बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। इसके बरक्स गांधी जी ने जस्ट अपोजिट किया। गांधी जी ने कहा, ना ही मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करूंगा आते के साथ और ना ही मैं होम रूल लीग ज्वाइन करूंगा। गांधी जी ने कहा, आई वांट टू विजिट इंडिया, आई वांट टू ट्रैवल थ्रू आउट द इंडिया, और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या है। मैं ऐसे आते के साथ तो कोई चीज शुरू नहीं कर देता, मुझे पहले बीमारी के बारे में तो पता लेना चाहिए कि बीमारी है क्या। क्यों इतना बड़ा देश जिसमें करोड़ों की आबादी है, वो कुछ छोटे से, कुछ चंद मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया, और क्यों वो विद स्टैंड नहीं कर पा रहा है, क्यों वो ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहा, क्यों इंडियन नेशनल मूवमेंट अभी तक स्ट्रगलिंग फेज में ही है, क्यों हम आजादी की तरफ अपने बढ़ नहीं पा रहे। गांधी जी ने इंडिया विजिट करना शुरू करा और यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। वो इंटरेस्टिंग कहानी ये थी वो इंटरेस्टिंग कहानी ये थी कि गांधी जी इंडिया ट्रैवल करते हैं, और जब वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो 1917 में गांधी जी एक, बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। चंपारण नाम की एक जगह है बिहार में। गांधी जी वहां जाते हैं, वहां पे उनको लेके जाते हैं कुछ गांव वाले इकट्ठे होकर, गांधी जी को वहां पे इनवाइट करते हैं और उनको बताते हैं कि गांधी जी हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो गांधी जी पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों को। बताते हैं कि सर, हम लोगों को फोर्स किया जाता है कि हम लोग इंडिगो उगाएं। इंडिगो एक तरीके का प्लांट होता है
ठीक है, जिसमें से नीला रंग निकलता है। और ये वाला जो इंडिगो प्लांट है, इसको यूज करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डाई, चीजें डाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडियंस को कि आप इंडिगो प्लांट करें, वो भी वो भी नॉर्मल प्लांट नहीं करें आप। आपकी जमीन का जो सबसे अच्छा आपकी जमीन का जो सबसे फर्टाइल 3/20 पोर्शन है, इस पे आप उगाए। इसको बोला जाता था तिनकतिया सिस्टम। तिनकतिया सिस्टम में ये था कि आपकी जमीन का जो 3/20 सबसे उपजाऊ हिस्सा है, उस पे आप इंडिगो उगाइए। अब इंडिगो की एक प्रॉब्लम ये थी, बेसिक प्रॉब्लम इंडिगो की ये थी कि इंडिगो जहां भी उग जाता है उस लैंड की फर्टिलिटी को कम कर देता है। तो ऑब्वियसली इसी वजह से इंडियंस वहां पे इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे। दूसरी चीज ये थी कि ऑलरेडी जो यूरोपियन कंट्रीज थी, फ्रांस एंड जर्मनी, उन लोगों ने सिंथेटिक डाई बनाना सीख लिया था। सिंथेटिक डाई जानते हैं आप? डाई मतलब जो कपड़ों में बनाई जाती, कपड़ों को जिससे रंग करा जाता है, पहले इंडिगो से करा जाता था, अब उन्होंने सिंथेटिक डाई बना ली थी। तो इंडिगो की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में कम हो गई थी। नाउ दीज इंडियंस वर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि हम लोगों को नहीं उगाना है इंडिगो, बट बात मान ही नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स। आपको तो पता ही है ब्रिटिशर्स की हालत। तब गांधी जी इसके रिस्पॉन्स में लॉन्च करते हैं चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट दिस चंपारण सत्याग्रह इज नोन एज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी इन इंडिया। दिस इज नोन एज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी इंडिया। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है डिसओबे करना। आप बोल रहे हो ये काम करना है, हम आपको डिसओबे करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करते हैं एंड गांधी जी केम आउट विक्टोरियस। गांधी जी केम आउट विक्टोरियस, उनकी डिमांड्स मानी गई और गांधी जी जीत गए। अब आप सोचिए, गांधी जी अगर ये चंपारण सत्याग्रह जीत गए तो गांधी जी ने यहाँ पे किसका ट्रस्ट जीता, है ना? कितने लोगों का ट्रस्ट गांधी ने जीता? ट्रस्ट ऑफ फार्मर्स। एक कंट्री का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा इलाका फार्मर्स का होता है ना? अगर आपने फार्मर्स का यकीन जीत लिया तो ये कितनी, मतलब कितने ज्यादा सक्सेस की बात है कि एक बड़ा चंक फार्मर्स का, किसानों का, अब जानता है गांधी जी को। वो ये जानता है कि गांधी जी के टूल्स काम करते हैं। वो ये भी जानता है कि गांधी जी की डिमांड्स मनवाने का तरीका अलग है, और अगर इस तरीके से डिमांड्स मनवाओ तो डिमांड्स मान भी ली जाती है। तो वो एक फार्मर्स का पूरा चंक गांधी जी के साथ हो जाता है। गांधी जी आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में, और गांधी जी फिर पहुंचते हैं एक जगह जिसका नाम आप सबने सुना होगा। जगह का नाम है अहमदाबाद। गांधी जी अहमदाबाद पहुंचते हैं। अहमदाबाद में उनको एक नई चीज मिलती है। यहाँ पे मुद्दा किसानों का नहीं था, यहाँ पे मुद्दा था मिल वर्कर्स का। अब बेसिकली हुआ ये था, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि हुआ क्या था मिल वर्कर्स का। हुआ ये था कि अहमदाबाद में प्लेग आया था। प्लेग जानते हैं, एक बीमारी होती है बहुत खतरनाक, प्लेग आया था। तो मिल्क वर्कर्स से ये बोला गया, जो फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने बोला कि लेट से अगर तुम्हारी सैलरी आज 100 रुपीज है और तुम प्लेग के चलते, मतलब प्लेग है देश में, फिर भी तुम अगर जॉब करने आते हो तो हम तुम्हें 100% की हाइक देके तुम्हारी सैलरी 200 रुपये कर देंगे। बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी जिंदगी को रिस्क पे रखा और वो आए, जॉब करने आए 200 रुपये की सैलरी के लालच में। लेकिन जब हालत ठीक हो गए, प्लेग खत्म हो गया, तो दोबारा से इनकी सैलरी घटा के 100 रुपीज कर दी गई। फेयर इनफ, अब हालात ठीक हो गए तो सैलरी कम कर दो। लेकिन वो टाइम चल रहा था कि जब इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा हाई था। अब आप लोग एमबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई को कहते हैं। अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, तो दीज वर्कर्स वर डिमांडिंग कि चलो आप हमें 200 रुपये मत दो, बट एटलीस्ट आप हमको 150 रुपये तो दे दो। एंड दीज पीपल वर सेइंग, ये फैक्ट्री के मालिक क्या कह रहे थे कि हम आपको 150 रुपये नहीं देंगे, वी विल गिव यू मैक्सिमम 120 रुपीज। इस वजह से अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे, इन्होंने स्ट्राइक कर दी। मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। नाउ गांधी जी मिल वर्कर्स से मिलते हैं और गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारा कॉज बिल्कुल जेन्युइन है। और गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, में एमकेजी लिख रहा हूँ, गांधी जी ने यहाँ पे कर दी हंगर स्ट्राइक। दिस इज ऑल्सो फेमसली नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी। वेरी फेमसली नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी इन इंडिया। ठीक है, बड़ी, आप सोचिए कितने, मतलब कितना चौंका देने वाली एक बात मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। जो मिल ओनर थे, जिनके
जिस मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी और उस मिल के जो ओनर थे उनका नाम अनासुया साराभाई था। वो गांधी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। स्टिल गांधी जी ने मिल वर्कर्स की तरफ से बोलना पसंद किया और अनासुया साराभाई के अगेंस्ट स्ट्राइक कर दी, हंगर स्ट्राइक कर दी। इनफैक्ट जो साराभाई की सिस्टर थी वो भी गांधी जी की साइड से इस हंगर स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही थी, इंदुलाल याग्निक। ठीक, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जाना जाता है। जैसे यहाँ पे ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट बनता है, ठीक है, और ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये एक एमसीक्यू का पॉइंट बनता है। ठीक, अब रिजल्ट क्या निकला इसका? रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड निकला, गांधी जी की जीत हुई और एक बीच का रास्ता निकाला गया। बीच का रास्ता ये निकाला गया दैट 35% सैलरी हाइक दी गई। कहा गया कि 35% सैलरी हाइक देंगे, मतलब अगर आपकी पहले सैलरी 100 रुपए थी तो रिजल्टेंट ये निकला कि अब आपकी सैलरी हो जाएगी 135। सो फार सो गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे पिछले केस में आप लोगों ने देखा कि गांधी जी ने यहाँ पे ट्रस्ट ऑफ फार्मर्स जीता, यहाँ पे क्या जीता गांधी जी ने? ट्रस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनका गांधी जी ने यहाँ पे विश्वास जीता, है ना? समझ में आ रहा होगा आप लोगों के? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गांधी जी नेक्स्ट जगह पे मूव ऑन होते हैं और उस जगह का नाम है खेड़ा। खेड़ा गुजरात में ही एक जगह है, गुजरात में ही एक जगह है जिसका नाम खेड़ा है। अब आप देखिए, यहाँ पे फार्मर्स का विश्वास जीत लिया, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर का जीत लिया, और यहाँ पे हम आते हैं खेड़ा। इसको आप ऐसे करके याद रखना, क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से है इसकी, CAK, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। गांधी जी खेड़ा में पहुंचते हो। खेड़ा में एक नए तरीके का इशू था। यहाँ पे खारिफ क्रॉप है, बहुत ही एक खारिफ क्रॉप थी, राइस बेसिकली। इसकी फसल खराब हो गई थी एंड अकॉर्डिंग टू लॉस ये था कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपसे किसी भी तरीके का टैक्स वसूल नहीं करा जाए। बहुत अच्छा लॉ था। बट यहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो फसल खराब होने के बाद भी फोर्स कर रहे थे किसानों को कि वो टैक्स पे करें, और किसान टैक्स पे कर नहीं पा रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे जो कहा जाता है द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे गांधी जी ने करा। फर्स्ट एनसीएम ऑफ गांधी जी इन इंडिया, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने इंडिया में करा। और अगेन रिजल्ट वही निकला जो अभी तक निकलता आ रहा था, और वो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट वाज गांधी जी बिकेम विक्टोरियस अगेन। मोहनदास करमचंद गांधी जी विक्टोरियस अगेन, और उन्होंने टैक्स माफ करवाया और अगले साल का टैक्स कम भी करवाया। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे भी फार्मर्स का विश्वास जीता, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जीता, और यहाँ पे भी फार्मर्स का विश्वास जीता। नाउ टेक्निकली गांधी जी इज ऑल सेट कि कोई भी वो अगर बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो उनके साथ एक बहुत बड़ी जनता तो ऑलरेडी ऑलरेडी तैयार है बिल्कुल आने के लिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने उनकी हेल्प कितनी करी है यहाँ पे, है ना? कितनी सारी हेल्प करी है। दिस वाज द रोल ऑफ गांधी इन इंडिया। बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ से भी एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये सब आप चीजें पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ से सारी एमसीक्यू बनने की प्रोबेबिलिटी है। टेलीग्राम पे लोग ऐड हो रहे हैं लगातार। सर इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स भी कवर कर दीजिए, मॉडर्न इंडिया के नोट्स भेज दीजिएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई मुझे हेल्प कर सकता है यूट्यूब पे तो। मैं इतनी बार नोट्स भेज रहा हूँ और अक्सर जो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं उन पे जो नोट्स होते हैं वो ऑलरेडी रहते हैं वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नोट्स अगर भेज रहा हूँ और मुझे पता नहीं, आई एम नॉट वेरी टेक्निकली सेवी, तो जब कोई नया इंसान ऐड होता है तो उसको नोट्स नजर नहीं आते हैं, पुरानी चैट्स उसको नजर नहीं आती है। बट जो और बाकी मैंने ग्रुप्स देखे हैं टेलीग्राम पे, उसमें तो नोट्स अगर एक बार सेंड कर दो तो इट दे रिमेन देयर। अब पता नहीं इसमें क्यों हो रहा है, मुझे बार बार भेजने की जरूरत पड़ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली चीज चल रही थी, उधर होम रूल मूवमेंट चल रहा था। इसके बाद एक इवेंट होता है इंडिया में, ये वाली चीजें पढ़ ली आपने। इंडिया में एक एक्ट पास होता है, जिस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट इस एक्ट का नाम था। बेसिकली इसका जो रियल नेम है वो अलग है, काफी लंबा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। गांधी रिटर्न टू इंडिया हम लोगों ने पढ़ लिया, मैं आपको अभी एमसीक्यूज भी दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम है
एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बेसिकली आफ्टर, मतलब ये वर्ल्ड वॉर वन के चलते इसको यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड जब भी कहीं वॉर होती है ना, तो रिवोल्यूशनरीज और जो आवाज उठा रहे होते हैं, चाहे वो प्रेस के लोग हों या फिर नॉर्मल जनता हो, उनको थोड़ा सा कर्ब किया जाता है कभी कभी। ठीक, अब लॉ का एक इस लॉ के अंदर ही प्रोविजन था कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, बिना ज्यूरी के आपको ट्रायल कराया जा सकता है, आपके पास कोई भी हेबियस कॉर्पस नहीं है। हेबियस कॉर्पस अगर आपने पॉलिटी कभी पढ़ी हो, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसको बड़े ही इनफेमसली कहा जाता था, नो वकील, नो दलील, नो अपील, है ना। तो अगर आपको एक बार जेल भेज दिया गया तो आप फर्दर किसी ऊपर वाली कोर्ट में जाके दलील अपील नहीं कर सकते कि मेरा केस दोबारा सुन लिया जाए, है ना। ये वाली चीज होती थी इसमें। इससे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली पर रिस्ट्रिक्शन तो लगता ही था। खैर कोई बात नहीं। अब गांधी जी को नजर आया कि ये तो बहुत खतरनाक एक्ट है, बुरा एक्ट है, तो गांधी जी ने इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह शुरू करा। अब गांधी जी को ये लगता था कि उन्होंने चंपारण में अपने इतनी अच्छी सक्सेस मिली, अहमदाबाद में भी मिली, खेड़ा में भी मिली, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि उनको रॉलेट सत्याग्रह में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। रॉलेट सत्याग्रह जो उन्होंने लॉन्च किया था अगेंस्ट दिस ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट, ये बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा और ज्यादा लोगों को गांधी जी गैदर नहीं कर पाए। लेकिन इसके बीच में एक इंसिडेंट होता है दैट देयर वर टू रिवोल्यूशनरीज और टू नेशनलिस्ट। एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सैफुद्दीन किचलू। दीज पीपल वर वेरी वोकल अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज और सबके बारे में बहुत वोकल थे। इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और किसी अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे लेके जाया जाता है। उसी दौरान जो आसपास के लोग थे पंजाब में, उन्होंने इसी के खिलाफ एजिटेशन करना शुरू करा। इस एजिटेशन के दौरान पुलिस में और जो रेवोल्यूशनरीज थे जो एजिटेट करने आ रहे थे लोग, उनके बीच में थोड़ी सी झड़प होती है और मॉब जो होती है वो पुलिस वालों को ऑब्वियसली मारती है क्योंकि मॉब ज्यादा था। और वहाँ पे एक क्रिश्चियन मिशनरी जा रही होती है, एक नन जा रही होती है जिनका नाम था मार्सेला वुड। उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि उनकी डेथ होती है या नहीं होती है, बट उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। ये बात बिल्कुल ब्रिटिशर्स को हजम नहीं होती है और उस वक्त का जो वहाँ पे जो इंसान इंचार्ज था ऑफ दी क्या बोलते हैं उसको, लॉ एंड ऑर्डर, उसका नाम था रिनाल्ड डायर, जनरल रिनाल्ड डायर। इसने वहां पे बिना किसी को इन्फॉर्म करे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। ठीक, अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, माइकल ओ डॉयर जो था, दोनों का नाम डायर डायर ही है। जनरल रिनाल्ड डायर जो था वो एक पुलिस ऑफिसर था। माइकल ओ डॉयर जो थे ये गवर्नर थे उस वक्त के पंजाब के। रिनाल्ड डायर ने लगा दिया वहां पे क्या बोलते हैं आपका कर्फ्यू, जिसको बोलते हैं मार्शल लॉ। और उसका एक नियम होता है कि वहां पे पब्लिक मीटिंग आप ज्यादा लोगों के साथ नहीं कर सकते। और इत्तेफाक से त्योहार था बैसाखी का, लोरी का, एंड बहुत सारे लोग इकट्ठा थे आस, वहाँ का जो एक नियरेस्ट कम्युनिटी पार्क था जलियांवाला बाग, वहाँ पे लोग सारे लोग इकट्ठे थे और वहाँ पे अपना त्योहार भी सेलिब्रेट कर रहे थे, चीजें भी डिस्कस कर रहे थे। अब जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो सिर्फ एक चीज पे बात नहीं होती है, कुछ पॉलिटिकल बात भी होती है, कुछ स्पिरिचुअल बात भी होती है, कुछ मजेदार भी बात होती है। जनरल डायर वहां पे आता है और जलियांवाला बाग का एक ही गेट था, उसको क्लोज करता है और गेट को क्लोज करने के बाद वो अपने ट्रूप से बोलता है, वो ऑर्डर देता है टू फायर ऑन दी मॉब। जितनी भीड़ थी उस पर फायर करने के लिए ऑर्डर देता है। एंड वो बोलता है कि पहले इन लोगों के पैर में गोली मारो सो दैट ये लोग स्कैटर हो जाए, दूर दूर हो जाए ये लोग। फिर जब भीड़ आराम से स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी, तब आप उसके बाद इन पे गोली चलाइएगा। और वही होता है, वो बहुत ही ब्रूटली किल करता है वहां पे, लोगों को असैसिनेट करता है, मारता है और हजारों की तादाद में लोगों को शहीद किया गया वहां। जब ये इवेंट हुआ तो ये बहुत ही एक डार्क इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट जस्ट इंडिया बट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटायर वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश एम्पायर, है ना। ब्रिटिश एम्पायर वाज नॉट फेमस फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली दे वर क्रूअल, बट थ्रू द पॉलिसीज मेनली, नॉट बाय दीज एक्ट्स, है ना। कि ऐसा कोई मसाकियर करने के लिए कभी भी पॉपुलर नहीं थे ब्रिटिशर्स, बट ऐसा हुआ। माइकल, ये वाला इंसिडेंट होने के बाद पूरा देश एक तरीके के शॉक में चला गया। गांधी जी का अपना एक टाइटल था कैसर हिंद का, गांधी जी ने वो टाइटल वापस करा। इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड मिला हुआ था, जो नाइटहुड दिया जाता था, है ना, ब्रिटेन की क्वीन देती थी, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया। और एक कमेटी बिठाई गई, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हंटर कमेटी का पर्पस क्या था। बेसिकली हंटर कमेटी बनाई गई थी टू इन्वेस्टिगेट
डिस्टर्बेंसेज इन इंडिया, स्पेशली जलियांवाला बाग। अच्छा, ये जो माइकल ओ डॉयर था, जो वहाँ का गवर्नर था, उसको बाद में सरदार उधम सिंह ने असैसिनेट कर दिया था इंग्लैंड में, जिसपे सरदार उधम विकी कौशल की एक मूवी भी बनी। अब हंटर कमेटी जो थी उसको बेसिकली यही काम दिया गया कि आप देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो उसके सामने जब जनरल डायर को पेश करा गया, तो उससे पूछा गया कि आपने पहले किसी को इन्फॉर्म किया था कि आप वहाँ पे मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं? उसने कहा नहीं, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। उससे पूछा गया आपने लोगों को वार्निंग दी? उसने कहा मैं अगर लोगों को वार्निंग देता तो लोग वहाँ से चले जाते, और मेरे जाने के बाद वो लोग वहाँ पे वापस आते, फिर अपना फेस्टिवल मनाते और मुझ पर हंसते, है ना? मुझे एक लाफिंग स्टॉक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उससे पूछा गया कि क्या आपने घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया? उसने कहा दैट इज नॉट माय जॉब, कि मैं किसी घायल को किसी हॉस्पिटल पहुंचाऊं, दैट इज नॉट माय जॉब। खैर, अब आपको पता लग रहा हो कितना डार्क, कितना गोर इंसान था ये। उसके बाद आपको लग रहा होगा कि अब इसको कोई सजा दी जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इसको इसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करा के इंग्लैंड भेज दिया गया, और ये अपने घर में इंग्लैंड में नेचुरल डेथ से मरा। पूरी इसने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी, नो एक्शन वाज टेकन ओवर हिम। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी इसको सेव करने की पूरी पूरी कोशिश करी। इनफैक्ट इसके लिए एक फंड इकट्ठा करा गया, एक चंदा इकट्ठा करा गया, ताकि ये अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जी सके। इन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन दैट फंड, चंदे में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर थे, ही इज अ वेरी फेमस इंग्लिश पोएट एंड राइटर नेम्ड एज रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, आपने रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा। अब देखिए, हंटर कमेटी में कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे, उनका नाम लिया हुआ है सर चिमनलाल चितलवत, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। कांग्रेस ने भी यही अपनी कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी, टू इंक्वायर व्हाट हैज हैपेंड इन द जलियांवाला बाग केस, बट नॉनदलेस कोई निकल कर नहीं आया रिजल्टेंट। मोतीलाल नेहरू इस कमेटी में थे, चितरंजन दास, अब्बास तैयब जी, एम आर जयकर, महात्मा गांधी। ठीक, यहाँ पे ये वाली चीज खत्म हो जाती है। नाउ ऑलरेडी अब आपको नजर आ रहा होगा दैट ऑलरेडी इंडियंस वर फ्यूरियस, है ना? ये मैंने आपको पढ़ाई दिया जलियांवाला बाग। इंडियंस वर फ्यूरियस कि ये सब क्यों हुआ है। इंडियंस पहले से नाराज थे, लेकिन इंडिया में एक सेंट्रल प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया के हिंदूज एंड इंडिया के मुस्लिम्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कभी भी एक साथ उस तरीके से साथ में नहीं आ पाए थे जिस तरीके से 1857 में उनकी यूनिटी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। गांधी जी को बहुत अच्छे से वाली बात पता थी कि जब तक दोनों कम्युनिटीज, मतलब हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, एक साथ नहीं आ जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तब तक इंडिया में कोई भी रिवोल्ट, कोई भी मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब ऑलरेडी हिंदूज वर वेरी एंग्री, सिख वर वेरी एंग्री, मुस्लिम्स वर आल्सो वेरी एंग्री रिगार्डिंग जलियांवाला बाग में जो भी कुछ हुआ था। बट कोई एक ऐसा पुख्ता मुद्दा नहीं मिल रहा था जिसपे दोनों कम्युनिटी को साथ में लाया जा सके। तभी एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज होती है, मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि बिल्कुल जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट करी थी आपको हिस्ट्री पढ़ाना कि किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था, और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के बाद वहां से क्रिश्चियनिटी को लगभग जड़ से मिटा दिया गया था, है ना? और इसी वजह से फिर वहां से पोर्टुगीज निकले इन द सर्च ऑफ गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, बताया था। अब आप देखिए, कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना? ये तो समय का पहिया है। अब देखिए समय के पहिए में क्या होने वाला है, दैट 1498 में कहा ऑटोमन एम्पायर ने खत्म कर दिया था कंप्लीटली क्रिश्चियनिटी को, वहां से लगभग कंप्लीटली। बात आती है वर्ल्ड वॉर वन के दौरान की, एंड वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ऐसा इत्तेफाक होता है दैट ब्रिटिशर्स, मतलब इंग्लैंड, और टर्की, मतलब ऑटोमन एम्पायर, अगेंस्ट पार्टी में, दे वर इन अगेंस्ट ऑफ ईच अदर। और होता यह है दैट ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं वर्ल्ड वॉर वन, ब्रिटिश पार्टी वर्ल्ड वॉर वन जीत जाती है, ठीक है, और ये लोग वर्ल्ड वॉर वन ऑब्वियसली हार जाते हैं। जब ये लोग वर्ल्ड वॉर वन हार जाते हैं तो ये डिसाइड होता है दैट जो टर्की के ऑटोमन एम्पायर का जो सेंट्रल लीडर होते थे, जो थ्रोन पे बैठते थे, जिनको बोला जाता है खलीफा, ये डिसाइड होता है, रिजल्ट ये निकलता है दैट खलीफा विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन, रिमूवल ऑफ खलीफा फ्रॉम द थ्रोन। अब क्योंकि जो खलीफा थे वो स्पिरिचुअल लीडर थे भाई, पूरे इस्लाम के स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब, है ना, और खलीफा ही थे, लीडर थे। तो पूरे दुनिया के मुसलमान नाराज थे ब्रिटिशर्स से इस बात पे कि आपने हमारे
खलीफा को रिमूव क्यों कर दिया? बहुत फेमस नाम है, एक मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस। और बात ये हो रही थी कि अब टर्की में डेमोक्रेसी लेकर आई जाएगी, खिलाफत खत्म कर दी जाएगी। अब आप ये सोचिए कि अगर इंडियन मुस्लिम्स भी नाराज होंगे ब्रिटिशर्स से, तो क्या इंडियन मुस्लिम्स इंग्लैंड में जाके प्रदर्शन करेंगे उनके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं, इंडिया में भी तो ब्रिटिशर्स हैं, उनके अगेंस्ट हम इंडिया में प्रोटेस्ट करेंगे। गांधी जी को ही बहुत अच्छा मौका नजर आया। गांधी जी ने कहा कि अगर हम मुस्लिम्स को खिलाफत वाला इशू जो चल रहा है आजकल मार्केट में, है ना, जो ये खिलाफत वाला इशू चल रहा है, इसके जरिए अगर हम मुस्लिम्स को पार्ट बना पाए और यहाँ से हम हिंदूज को पार्ट बना पाए, और ये दोनों हिंदू मुस्लिम अगर एक जगह आके एक नया रिवोल्ट शुरू कर दें, तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। इसी को बोला गया आगे चल के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लैश खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लैश खिलाफत मूवमेंट। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है, कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके गांधी जी को चुना गया एज अ प्रेसिडेंट। आप सोचिए कि एक मुस्लिम इशू है और उस पर गांधी जी को प्रेसिडेंट चुना जा रहा है उस कमेटी का। बाल गंगाधर तिलक वाज अगेंस्ट दिस। बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे कि आप खिलाफत के इशू को कांग्रेस से मत जोड़ो, है ना। ये जो मैंने बीच में सर्कल बनाया है, आप समझ लो ये कांग्रेस है। कह रहे थे कि खिलाफत को मत जोड़ो कांग्रेस के साथ, बिकॉज ये एक सोल मुस्लिम इशू है एंड कांग्रेस इज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। जो बाकी हिंदू लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा कि आप क्यों खिलाफत का इशू उठा रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल इशू है, वैसे भी इंडिया का इशू है। इसी वजह से कांग्रेस जो थी वो अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी नॉन कॉपरेशन स्लैश खिलाफत मूवमेंट को। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक देयर वाज नो वेरी स्ट्रांग अपोजिशन इन कांग्रेस जो कि रोक पाए गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने से। एंड दैट इज हाउ, कि मैंने सारी चीज आपको बता दी। इंपॉर्टेंट लीडर्स अली ब्रदर्स थे जो कि खिलाफत की इशू को लीड कर रहे थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। मेन डिमांड भी आपको बता दी, ठीक। उसके बाद क्या होता है, द डेट इज आई गेस 1 अगस्त। नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का 1920 में, कांग्रेस इसको अडॉप्ट करती है। जो लॉन्च हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को। एक बार देख लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, आई एम सो बैड विद द डेट्स। इतना बैड भी नहीं हूँ, 1 अगस्त ही होगा, बस आप लोग तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए इसलिए 1 अगस्त ही है। 1 अगस्त 1920 को एनसीएम लॉन्च होता है और दिसंबर में कांग्रेस एनसीएम को अडॉप्ट कर लेती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब है दैट यू विल नॉट कॉपरेट। तो क्या तरीके थे, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, लिकर शॉप्स को पिक किया जाएगा, तिलक स्वराज फंड इकट्ठा करा जाएगा क्योंकि तिलक जी की डेथ हुई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन अनटिल अनटिल एक जगह है चौरी चौरा नाम की, ठीक है, एक जगह है चौरी चौरा नाम की। कहाँ पर आती है चौरी चौरा? इट कम्स अंडर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर्स और कुछ प्रोटेस्टर्स के बीच में और पुलिस वालों के बीच में भिड़ंत होती है, फायरिंग होती है, पुलिस वाले फायर करते हैं, कुछ लोग की डेथ होती है। और जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो 22 पुलिसमैन को जिंदा जला देते हैं, बर्न अलाइव, मतलब थाने में बंद करते हैं उनको और जिंदा उनको जला के मार दिया जाता है। गांधी जी को ये बात पता थी, गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस और अहिंसा के तरफ थे, सत्याग्रह की तरफ थे। गांधी जी को जैसे ही न्यूज मिलती है, गांधी जी इसका रिजल्ट निकालते हैं और वो रिजल्ट ये था दैट गांधी जी एट 5 फरवरी, ये जो चौरी चौरा का इंसिडेंट है ये 5 फरवरी 1922 में होता है। गांधी जी एनसीएम को बंद कर देते हैं। एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड। अब इस पे बड़ी लंबी डिबेट आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ कि गांधी जी ने किया ठीक किया नहीं किया। हमारी ये मैराथन सीरीज चल रही है जिसमें हमें फैक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है और आइडियोलॉजी पे इतना ध्यान नहीं रखना है। तो आप इतना समझ लीजिए कि गांधी जी ने जो किया मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक था, हो सकता है किसी के अकॉर्डिंग वो गलत भी हो। बट ये है कि 5 फरवरी 1922 को हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो जाता है। 1 अगस्त को रिलीज हुआ था इन 1920 और लगभग लगभग 1.5 साल बाद 5 फरवरी को बंद हो जाता है, ठीक। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज आपको मैं और बताता हूँ कि इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो देखने को मिली थी, सब कुछ था, है ना। देखो जब भी कोई बड़ा मूवमेंट चल रहा होता है ना, जब भी कोई बड़ा, जैसे आप कार में जब बैठे होते हैं, कार चल रही होती है
और तेज स्पीड में जब कार चलते चलते ब्रेक लगते हैं तो आप एकदम से आगे की तरफ जाते हैं, है ना, इसको बोलते हैं इनर्शिया, इसको इनर्शिया बोला जाता है, फिजिक्स का एक लॉ है। इसी तरीके से जब कोई बड़ा मूवमेंट चल रहा होता है ना, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी है, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है, जजेस ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है, स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस में जाना छोड़ दिया है, लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं और वो सब लगे हुए हैं बुरी तरीके से कि किसी भी तरीके से ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए, हम लोग आज़ाद हो जाए। और अगर ऐसा मूवमेंट चलते चलते अचानक से रुक जाए, है ना, तो मतलब कार अगर तेजी के साथ जा रही है और कार एकदम से रुक जाए तो क्या होगा कि वो लोग धक्के से आगे गिरते हैं। अब आप इमेजिन करो उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी सारी नौकरियां छोड़ के अपनी पूरे करियर ताक पे रख दिया था, और एक दिन अचानक से गांधी जी कॉल ऑफ कर देते हैं नेशनल मूवमेंट, तो क्या होगा? वो लोग भी ऐसे धक्के के साथ आगे जाएंगे, एनर्जी तो उनमें बहुत थी, अब वो एनर्जी को अपने कहाँ लगाएंगे? तो जब भी कोई बड़ा मूवमेंट स्टॉप होता है, तब कुछ रिवोल्यूशनरीज बाहर आते हैं निकल के, जो इंडिविजुअल हीरोइज्म के एक्शन करते हैं, जैसे कि भगत सिंह के पास भी बहुत सारी एनर्जी थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, तो भगत सिंह ने भी क्या किया? भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग बहरे हो गए वो सुने, इट वाज अ साउंड बॉम्ब, है ना। तो प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने अटैक किया ऑन आई गेस, किस पे अटैक किया था मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, अभी मैं नोट्स में देखा था। ठीक है, इसी तरीके से काकोरी रॉबरी करी गई, जिसमें भारत का खजाना जो पैसा जा रहा था ट्रेन में से, उसको लूट के उससे हथियार खरीदे और जनता में बांटा गया। सॉन्डर्स नाम का एक आदमी था, उसका मर्डर किया गया, क्योंकि वो मिस्टेकनली ये हो गया था कि सॉन्डर्स ने जो लाठी चार्ज करवाया था, उस लाठी जो थी वो लाला लाजपत राय के सर पे लगी थी और उनकी डेथ हो गई, है ना। ये सारी चीजें, तो नोट्स में यहाँ पे कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दी हुई हैं। दो बार ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इंडिया में हुई है, मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। अब इंडिया में दो ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट्स थे जिसके जो एकदम से बंद हुए और उसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई। फर्स्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट, मैंने आपको स्वदेशी स्लैश बॉयकॉट मूवमेंट पढ़ाया है, और एक हुआ आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपने नाम सुना होगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको फांसी हुई, है ना, वो सब लोग इसी से एसोसिएटेड थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अशफाकुल्ला खान, रोशन लाहिरी, सारे लोग इसी से एसोसिएटेड है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऊपर कुछ फर्स्ट फेज वाली एक्टिविटी यहाँ पे थी, फर्स्ट फेज वाली मैंने ऊपर स्किप कर दी थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती है, अनुशीलन समिति बनता है, प्रमोद मित्तर बरिंद्र कुमार घोष बनाते हैं। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को अरेस्ट किया गया था। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली जो जज था एक किंग्सफोर्ड, उसके कैरियर पे जिसमें वो जा रहा था उस पर बम फेंका था। महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम की एक सोसाइटी बनाई गई थी सावरकर ब्रदर्स ने, है ना। गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, गदर पार्टी बनी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, लाला हरदयाल इसके इंपॉर्टेंट लीडर हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होगा अगेन, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होने के बाद भी ऐसी ही कोई एक्टिविटी होगी। अच्छा, यहाँ पे दी, हाँ यहाँ पे दी हुई नहीं है, यहाँ पे दी हुई नहीं है, वो मैं क्वेश्चंस में मेरे एडेड है ऑलरेडी, मैं अब आपको इसके आगे के क्वेश्चंस भी दिखा दूँ। डॉन सोसाइटी लीडर ऑफ मॉडरेट्स ड्यूरिंग द एक्सट्रीमिस्ट फेज कौन था, है ना। डॉन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय बंगाल केमिकल्स, किसने स्टैब्लिश करा, ये सारे फैक्ट्स ऊपर। अनुशीलन समिति किसने बताई, किसने बनाई, मैंने अभी बताया, प्रमोद मित्तर एंड वरिंदर कुमार घोष। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, है ना, अभिनव भारत किसने बनाया, सावरकर ब्रदर्स। गदर पार्टी किसने बनाई, सैन फ्रांसिस्को में बनाई। गदर मूवमेंट के लीडर लाला हरदयाल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है ना। एनी बेसान की होम रूल लीग, गांधी इंडिया वापस आते हैं, बरदौली सत्याग्रह, अली ब्रदर्स, चौरी चौरा इंसिडेंट, साइमन कमीशन इंडिया में आता है, गांधी जी ने, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब देखते हैं ये दोनों के प्लीज नाम, कुछ कुछ चीजों के इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो आप प्लीज फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, आपके नोट्स में ही दिए हुए हैं, वो मैं इस क्लास के ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे बहुत सारी चीजें भेज दी हैं, ये भी भेज दूंगा। थोड़ा कम्युनिकेशन स्लो हो रहा है, आई नो, क्योंकि बार बार नए नए लोग ऐड हो रहे हैं, तो वो दोबारा से डिमांड करते हैं नए नोट्स की। खैर, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज, ये वाली चीज हो गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया और सारी चीजें ठंडी हो गई।
अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद देखो क्या हुआ है इंडिया में, बड़ी एक इत्तेफाक की सी बात है कि इंडिया में जब जब गांधी जी किसी मुद्दे पे फेल हो जाते थे, जैसे लोगों को लगा कि गांधी जी वॉज नॉट एबल टू कैरी फॉरवर्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाइसली, तो लोग गांधी जी को भूल जाते हैं। गांधी जी 10 साल के लिए पिक्चर से गायब हो जाते हैं और गांधी जी फिर वापस आते हैं। गांधी जी वापस आते हैं और फिर गांधी जी के वापस आने के बाद सारी चीजें फिर से अच्छे से चलने लगती हैं। फिर गांधी जी अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर लोग गांधी जी को 10 साल के लिए भूल जाते हैं। फिर गांधी जी 10 साल बाद आते हैं, फिर गांधी जी कुछ करते हैं। मतलब आप ये देखिए 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा और उसके बाद गांधी जी को भुला दिया गया और गांधी जी 10 साल बाद लगभग वापस आए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा। उस बीच में कुछ नहीं हो पाया, इंडिया में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाया। फिर इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और गांधी जी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने पढ़ा होगा भी आपको, फिर गांधी जी को सब 10 साल के लिए भूल गए, सुभाष चंद्र बोस के गाने गाने लगे। फिर गांधी जी 10 साल बाद वापस आए, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा। तो मतलब जो भी बड़ा मास मूवमेंट था वो करते गांधी जी ही लॉन्च थे, जो जनता की चाबी थी वो गांधी जी के पास ही थी, है ना। लेकिन लोग फिर भी भूल जाया करते थे उन्हें शायद। अब आगे बढ़ते हैं इसी बात से। अब एक अगला इंपॉर्टेंट इवेंट जो होने वाला है वो होने वाला है इंडिया में एक साइमन कमीशन नाम की चीज आएगी। अब आप सोचेंगे कि साइमन कमीशन क्या है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज कि जब ये हुआ था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हुआ था, तो कांग्रेस में भी थोड़ी सी एक स्प्लिट हो गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी अरेस्ट हो गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू कैसे करें। कुछ लोगों ने कहा दैट वी शुड कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी का मूवमेंट है उसी के पाथ पे चलते हैं। कुछ लोगों ने कहा था नहीं, इलेक्शंस आने वाले हैं, पहले भी इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस आने वाले हैं, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और हम पार्लियामेंट के अंदर जाके, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाके अपनी आवाज उठाएंगे। अब जो गांधी जी के साथ वाले लोग थे वो कहते थे कि भाई अगर तुम एक बार इलेक्शन लड़ लोगे, तुमको कुर्सी का लालच आ जाएगा, पोस्ट का लालच आ जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग सिस्टम के अंदर घुस के मेहनत करेंगे और ब्रिटिशर्स को काम ही नहीं करने देंगे। तो इसमें दो लोग निकले थे बेसिकली। एक तो थे स्वराजिस्ट और एक थे नो चेंजर्स। नो चेंजर्स का ये कहना था कि वही काम करते रहो जो गांधी जी बता कर गए। स्वराजिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक स्वराजिस्ट पार्टी बनाई इन लोगों ने, ठीक है। चितरंजन दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है इससे कि स्वराजिस्ट पार्टी के किसने फाउंड की थी। तो सी आर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने, इससे एमसीक्यू आ सकता है, स्वराज पार्टी बनाई। क्या ये अलग से कोई पार्टी थी? नहीं, ये कोई बेसिकली अलग से पार्टी नहीं थी। ये कांग्रेस के अंडर ही एक, कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री विंग बोलते हैं इसको, कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी थी, ठीक है। उसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी बनती है तशकेंत में, ठीक है। एम एन रॉय, ये सब लीडर्स हैं उसके। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है जिसमें अरेस्ट करा जाता है ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी। आई नो आपके लिए बहुत अजीब से हो रहे होगा ये दोनों चीजें, क्योंकि मैंने इसका कंटेक्स्ट आपको नहीं बताया, पर क्योंकि टाइम की कमी है तो इसीलिए, ठीक है। उसी दौरान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनती है 1920। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टीज बन गई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद बहुत सारी पार्टीज बन गई। अब लोगों का ध्यान मोर देन रिवोल्यूशन करने से, मोर देन एक मूवमेंट चलाने से, एक सिस्टमैटिक पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। आप ये चीज देख रहे होंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनी। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, मैंने बताया था काकोरी में ट्रेन लूटी गई थी। फिर यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया अंडर चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। सॉन्डर्स का मर्डर हुआ, मैंने आपको बताया था, जिसके लिए 3 लोगों को, भगत सिंह, राजदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका गया, है ना। ये सारी चीज देखो। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी लगी और इसी वजह से 23 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है एज शहीद दिवस। आई होप ये वाली बात अब क्लियर हो रही है आपको, है ना। शहीद दिवस सेलिब्रेट करा जाता है। चलिए, अब साइमन कमीशन आता है इंडिया में 1927। साइमन कमीशन का बेसिकली काम क्या था? साइमन कमीशन आया था, टाइम टू टाइम इंडिया में बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स आते थे, जैसे 1909 में आए थे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। उसी तरीके से 1919 में आए थे एक नए रिफॉर्म्स जिनका नाम था मॉन्टैग केल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। 1990, जैसे 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, इसी तरीके से इसमें आए थे मॉन्टैग केल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स। अब जब ये रिफॉर्म्स आते थे तो हर कुछ साल बाद ये एक कमिटी भेजी जाती थी ये इंक्वायरी करने के लिए कि ये रिफॉर्म सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो 1919 में ये आए थे रिफॉर्म्स। तो कायदे में 1929 में 10 साल बाद एक कमेटी आनी थी जो ये डिसाइड करती कि ये रिफॉर्म्स ठीक काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। बट ये रिफॉर्म्स में इतनी कमियां थी
इसमें एक इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी करवाया गया था। एक चीज होती है डायरकी, आगे बताऊंगा क्या होती है, अभी इतना बस याद रखो। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस। अब जब इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई तो डायरकी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई। डायरकी में ये होता है कि देखो यार, सरकार हर चीज पे कानून नहीं, मतलब जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हर चीज पे कानून नहीं बनाएगी। बांट दिया जाएगा काम कि कुछ होंगे टॉपिक जिन पे आप कानून बना सकते हैं, कुछ होंगे जिन पे आप कानून नहीं बना सकते। ठीक है साहब, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। तो एक सेकेंड रुकना बच्चों। ठीक है, तो ये डायरकी आई थी विच वाज वेरी बैड। तो इसको इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन की प्रॉब्लम ये थी दैट साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। इट वाज एन ऑल वाइट बॉडी। तो ऑल वाइट बॉडी होने की वजह से इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। खैर, इसी इसी साइमन कमीशन के अगेंस्ट लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे जब उनके सर पे लाठी लगी थी और उनकी डेथ हो गई। इसी वजह से भगत सिंह ने उनका असैसिनेशन किया था। ठीक, गोली मारी थी सॉन्डर्स को। ठीक है, अब देखो बर्किनहेड ने चैलेंज किया इंडियंस को। ये बोला कि देखो आप, हम जो भी आपको कमीशन भेजते हैं या कोई भी हम आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ही रहती है उससे हमेशा, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं मैक्सिमम? तो आप एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि आप इतने काबिल हैं कि आप अपना देश चला सकते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिखा दीजिए छोटा सा। उनका ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो इसी के अगेंस्ट में नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश करी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दिखेगा। तो उन्होंने कहा इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिश। एक डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होती है, इंडिपेंडेंस से थोड़ा कम होता है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, मतलब कोई सेपरेट इलेक्टोरेट किसी को नहीं दिया जाएगा। 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी, पेपर में ये सारी चीजें नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट अगर पूछा तो नेहरू रिपोर्ट किसके अगेंस्ट में थी। तो जो बर्किनहेड ने चैलेंज दिया था उसके अगेंस्ट में नेहरू रिपोर्ट थी। अब गांधी जी ने टाइम दिया। गांधी जी ने कहा कि आपके पास टाइम है कि आप हमारी नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज एक साल के अंदर अंदर फिर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा। अब गांधी जी एक्चुअली ये टाइम अंग्रेजों को नहीं दे रहे थे, गांधी जी टाइम खुद को दे रहे थे कि किसी तरीके से मुझे एक साल का टाइम मिल जाए और मैं लोगों को प्रिपेयर कर लूँ, मास को प्रिपेयर कर लूँ फॉर सम न्यू थिंग। वो न्यू चीज क्या थी? वो थी सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस, आप डिसोबे करोगे, आप लॉ नहीं मानोगे, कानून नहीं मानोगे, आप कानून तोड़ोगे। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। गांधी जी ने चुना कि सबसे पहला जो मैं कानून तोड़ूंगा वो तोड़ूंगा सॉल्ट टैक्स। मैं सॉल्ट टैक्स नहीं दूंगा। क्यों सॉल्ट को चूज किया गया? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा सेंट्रल थीम है, एक ऐसा ऐसा चीज है सॉल्ट की, वो गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सेम मात्रा में खाता है। मतलब ये तो बहुत ही एक बुरी तरीके का लॉ था कि जिसमें आपको सॉल्ट पे भी टैक्स देना पड़ता है ना। अब गांधी जी ने दांडी मार्च लॉन्च करा। 12 मार्च से स्टार्ट हुए अपने साबरमती आश्रम से, और रोज 24-24 मील चलते थे और 10 दिन तक चलते चलते वो 6 अप्रैल 1930 में दांडी में पहुंचते हैं और वो वहाँ पे सॉल्ट को तोड़ते हैं। ऐसे करके मुट्ठी में हाथ में सॉल्ट उठाते हैं और ऐसे करके छोड़ देते हैं, कहते हैं देखो मैंने सॉल्ट बना लिया और अब मैं कोई कानून नहीं मानूंगा ब्रिटिशर्स का। और वो कहते हैं कि जहां जहां पे जो लोग रह रहे हैं और उनके इलाके में अगर ऐसा कोई कानून है जो कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला है तो आप सब लोग कानून तोड़िए। तो देश के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में कानून लोगों ने तोड़ना शुरू करे, लेकिन हालत इतने बिगड़ गए कि वायलेंस होना शुरू हो गया। पुलिस ने जनता ने पुलिस पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसी बीच इसी बीच जब ये सब कुछ चल रहा था, तब ब्रिटिशर्स एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं 1930 में। एक राउंड टेबल, एक कॉन्फ्रेंस, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और इसमें डिसाइड होता है। डिसाइड क्या होता है इसमें? ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे। कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा हिमायती समझती है, हम कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे। इंडिया में उस टाइम सीडीएम चल रहा था, तो इंडियंस बेचारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे लगे पड़े थे। यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। बहरहाल, अब जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ही नहीं ज्वाइन करेगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, तो इस कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट निकल सकता है? कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी इस चीज के लिए कि इंडिया का फ्यूचर कैसे दिखने वाला है, आगे इंडिया को कैसे आजादी दी जाएगी, क्या आजादी दी जाएगी, ये सब क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। मुस्लिम्स के राइट का क्या होगा, शेड्यूल कास्ट के राइट का क्या होगा, माइनॉरिटीज के राइट्स का क्या होगा, ये सब डिस्कस करें। बहरहाल नॉन कंक्लूसिव निकली है, नो कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसे ही निकलेगा बॉस, आप इंडियंस को तो बुला नहीं रहे हो, तो क्या ही कंक्लूजन निकलेगा, है ना? सिंपल सी बात।
आगे बढ़ते हैं। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म होने के बाद यहाँ पे डिसाइड होता है 1931 में कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट होता है, जिसको बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट। कुछ डिमांड्स गांधी जी की मानी गई। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने बोला कि आप हमारे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ोगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब वो प्रिजनर्स जिनको आपने सिर्फ सियासत पॉलिटिक्स की रीजन से आपने उनको अरेस्ट करा है, उन्होंने कोई वायलेंस नहीं करा। अगर किसी ने वायलेंस कराया उन्हें मत छोड़ो, आप रख लो। दूसरा, जिन लोगों की जमीनें कन्फिस्टिकेट करी गई है, कि जो लोग सीडीएम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन लोगों की जमीनें जो हड़प ली थी उनकी जमीन वापस होंगी, ये सब। ये वाली बात गांधी जी की मानी गई। लॉर्ड इरविन की एक बात मानी गई। लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, आपको इसमें आना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, आ जाएंगे हम, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये देखने नहीं आएंगे कि आप इंडिया को कब आज़ादी देने वाले हो। हम सिर्फ ये सुनने आएंगे कि आप कैसे आज़ादी देने वाले हो, क्यों आज़ादी तो आपको अभी देनी है, आप ये देख लो दोगे कैसे। गांधी जी ने एक और डिमांड रखी थी गांधी इरविन पैक्ट में, वो थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी माफ करवा दी जाए, लेकिन वो फांसी माफ करवाई की डिमांड नहीं मानी इरविन ने। गांधी जी का बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कि उस वक्त गांधी जी ऐसी पोजीशन में थे कि वो कोई भी डिमांड रखते तो एक्सेप्ट होती, बट गांधी जी ने ज्यादा फोर्सफुली अपनी डिमांड आगे नहीं रखी, इसलिए गांधी जी का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी जब कांग्रेस के सेशन में पहुंचे थे, गांधी इरविन पैक्ट साइन करके, तो उनको काले झंडे भी दिखाए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और कांग्रेस को बुलाया जाता है। कांग्रेस की डिमांड थी कि भाई हम सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएंगे, ठीक है, और कोई नहीं होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सोल रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा गया, वो भेजा गया मोहनदास करमचंद गांधी को, और इनको सप्लीमेंट करने के लिए, इनको एडवाइस देने के लिए साथ में भेजा गया मदन मोहन मालवीय जी को। ये दोनों जाते हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकलता इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी। एक जगह डेडलॉक पे बात आके अटक जाती है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेकार होती है। इसके बाद एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई। अब कांग्रेस को ऑलरेडी पता लग गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एकदम बेकार होती है, इसका कोई काम नहीं होता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करा, नहीं बराबर। यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है दैट देयर इज ओनली वन वन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस ने अटेंड करी, वो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट एक बंदा था, एक इंसान था जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गया, एक बंदा था जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गया, और वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गया, एंड दैट पर्सन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द पर्सन हु अटेंडेड ईच एंड एवरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फिक्र थी अपनी कौम की। उनको ये लगता था कि उनकी जो कौम है, जो डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल क्लासेस है, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कल को भारत आज़ाद हो जाए, शायद पाकिस्तान बन जाएगा, शायद हिंदुस्तान बन जाएगा, लेकिन मेरे डिप्रेस क्लासेस के राइट्स का क्या होगा, उनको क्या राइट्स मिलेंगे। तो इन इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में बी आर अम्बेडकर ने यही बात रखी कि डिप्रेस क्लासेस के राइट्स का क्या, डिप्रेस क्लासेस के राइट्स का। और इसका जो रिजल्टेंट था, इस सब का रिजल्टेंट ये हुआ दैट इन 1932 जो प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड थे, उस वक्त वहाँ के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, ही अनाउंस्ड अ कम्युनल अवार्ड। अनाउंस्ड अ कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड का मतलब होता है बेटा, एक ऐसा अवार्ड दिया जिसमें कम्युनल बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। कम्युनल अवार्ड मतलब इन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस करा फॉर मुस्लिम्स, फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, फॉर सिख, फॉर एंग्लो इंडियंस। अगर किसी को कम्युनल अवार्ड मिल गया तो आप ऐसे समझिए कि एक ये पूरा इंडिया है, इसमें कुछ सीटें फिक्स कर दी गई कि भाई ये वाला जो इलाका है, इट इज रिजर्व फॉर लेट से शेड्यूल कास्ट, दिस इलाका इज रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, दिस इलाका इज रिजर्व फॉर सिख। अब रिजर्व का मतलब ये नहीं कि यहाँ से सिर्फ सिख खड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से सिख खड़ा होगा, वोट भी सिर्फ सिख देगा, है ना। यहाँ से अगर शेड्यूल कास्ट खड़ा होगा तो वोट भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट देगा। इस तरीके से आप देखो ना, इस तरीके से इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या बोला जाता है इसको, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा इंडिया का, टुकड़े 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 हो जाएंगे, है ना। अब गांधी जी को ये बात पता लगी, और ऑब्वियसली आप देखो गांधी जी तो कभी इस चीज के फेवर में थे ही नहीं। गांधी जी ने बोला देखो बॉस, तुमको कितनी सीट मिल रही है। अम्बेडकर ने कहा कि सर मुझे कम्युनल अवार्ड में 78 सीट्स प्रॉमिस करी गई है कि 78 सीट्स पे मुझे 78 सीट्स मुझको दी जाएंगी। गांधी जी ने कहा भाई तुमको डबल दूंगा, लेकिन तुम प्लीज कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट कर दो। 1932 में आया कि प्लीज कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट कर दो। अम्बेडकर देखो गोल दोनों का सेम था, दोनों का गोल सेम था, बस मेरा ही गोल गोल सही से नहीं बन पा रहा है आज, बहुत ही गंदा। एक बार और कोशिश करते हैं, चलो बेटर। दोनों का गोल सेम था, गांधी जी भी यही चाहते थे
कि भाई किसी भी तरीके से जो हमारे शेड्यूल क्लासेस हैं, कास्ट है, इनका अपलिफ्टमेंट हो जाए, है ना, इनका उद्धार हो जाए किसी तरीके से। और चाहते अंबेडकर भी यही थे, बस दोनों के तरीके अलग थे। अंबेडकर का कहना था कि भाई मैं सेपरेट इलेक्टोरेट लेके करूंगा ये काम। गांधी जी कहते थे कि एक बात बताओ, तुम यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट ले रहे हो, ऐसे इंसान की ज्यादा इज्जत होगी जो इलेक्शन सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों का वोट जीत के वोट लेके जीतेगा, या फिर मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ जॉइंट इलेक्टोरेट की बात कि तुम्हें रिजर्वेशन दूंगा मैं, आई विल गिव यू रिजर्वेशन, लेकिन यार वोट देने की परमिशन सबको रहो, ताकि जो आपका कैंडिडेट जीते वो कम से कम इतना एम्पावरमेंट फील करे कि मुझे सारी कम्युनिटीज ने वोट देके जिताया है ना। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा था। और फाइनली जब उनकी गांधी जी की ज्यादा डिमांड नहीं मानी जा रही थी तो गांधी जी यरवाड़ा जेल में थे, और गांधी जी यरवाड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ अनशन पे बैठ गए। गांधी जी ने कहा तब तक अन्न का त्याग नहीं, अन्न नहीं खाऊंगा जब तक या तो मेरी डिमांड नहीं मान लो या मैं मर नहीं जाता। इसी के चलते रिजल्ट ये निकला दैट पूना पैक्ट हुआ, अंबेडकर ने बात मानी और बात रिजर्वेशन पे तय हुई। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन करा गया। कहते हैं दैट दिस पैक्ट मेड द इंटायर इंडिया मोरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल क्लासेस। बराबर बात 1932 की है और मैंने आपको बताया ये पूना पैक्ट हो गया। भाई ध्यान रखना किस किस के बीच में साइन करा गया, ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यू बनने के यहाँ से चांसेस हैं। ठीक, मैंने आपको स्टोरी लाइन समझा दी। अब 1932 के बाद गांधी जी अगेन इररिलेवेंट हो जाएंगे और फिर यही होगा कि सीडीएम बंद हो गया है तो अब क्या करें, इलेक्शन लड़े या फिर सीडीएम के रास्ते पे चलते रहे। खैर बहुत चीजें खराब हुई इसके बाद और मुद्दा काफी सारी चीजें खराब हुई और रिजल्टेंट ये निकल कर आया, रिजल्टेंट ये निकल कर आया कि गांधी जी की मतलब इज्जत थोड़ी सी कम होती चली गई पार्टी में। दो नए चेहरे उभर कर सामने आए, एक थे सुभाष चंद्र बोस, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस काफी डायनेमिक लीडर थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस 1938 में इलेक्शन लड़े और प्रेसिडेंट बन गए। 1939 में भी इलेक्शन लड़े और उनके अगेंस्ट गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा करा जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। मैं इससे पहले एक चीज भूल जाऊँ, 1930 चलो अभी आएगी है। पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करा पर पट्टाभी सीतारमैया इलेक्शन हार गए। गांधी जी को लगा एज इफ गांधी जी इलेक्शन हारे और गांधी जी को बहुत हर्ट हुई वाली बात कि मेरा कैंडिडेट इलेक्शन हार गया। अब सुभाष चंद्र बोस ऑल दो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो इलेक्शन भी जीते थे, लेकिन जो पॉपुलैरिटी गांधी की थी वो पॉपुलैरिटी किसी और की नहीं थी, वो सिर्फ गांधी की पॉपुलैरिटी थी। वो कोशिश करते रहे गांधी जी को मनाने की, गांधी जी को राजी करने की, किसी तरीके गांधी जी कोई मूवमेंट लॉन्च करें, गांधी मूवमेंट लॉन्च करें। गांधी जी ने कहा नहीं भाई, कांग्रेस की मेंबरशिप करप्ट हो चुकी है, कांग्रेस को पहले अपने अंदर सफाई करने की जरूरत है, उसके बाद जाके मैं कुछ करूँ। अब आपको लग रहा होगा दैट सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की इतनी कॉन्फ्लिक्ट है। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं मिला बिल्कुल भी कांग्रेस से, इसी के चलते उन्होंने रिजाइन भी कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंटशिप। आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत गलत बात है कि, है ना, मतलब इन दोनों के कितने डिफरेंसेस हैं, बट आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इन लोगों के डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल नहीं थे। मतलब आप कह भी सकते हैं आइडियोलॉजिकल थे, बट इनके रास्ते अलग अलग थे लेकिन मंजिल इनकी एक थी, दोनों इंडिया की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। जिसमें बहुत मतलब ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गांधी जी को जो फादर ऑफ द नेशन का जो टाइटल दिया है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है ना। ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला था। खैर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करके चले गए और उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बना ली। एमसीक्यू इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को उसके। और फिर उसके बाद गांधी जी एक लॉन्च करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या सवाल पूछेगा अगर। गांधी जी ने कहा कि पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये होगा दैट एक पर्सन स्टार्ट करेगा सत्याग्रह करना, गांव गांव जाएगा, स्पीचेस देगा, लोगों को बताएगा कि क्या अंग्रेज कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हम लोग को एकजुट होना है। और वो इंसान दिल्ली की तरफ चलेगा, मतलब जहां भी वो है वहां से वो दिल्ली की तरफ चलना शुरू करेगा अकेला, भीड़ नहीं चलेगी। और अगर वो बीच में अरेस्ट कर लिया जाएगा कहीं तो वो अरेस्ट हो जाएगा और उसके बाद एक वहां से नया इंसान शुरू हो जाएगा आगे चलना, ताकि ज्यादा लोग अरेस्ट ना हो, कम कम अरेस्ट हो। यहाँ से एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे। इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? आंसर इज विनोबा भावे। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बहुत सारे सक्सेसिव इवेंट्स होंगे। देखो अब हुआ ये रहा था कि
वर्ल्ड वॉर 2 अनाउंस हो गया था और सभी लोग फोर्स कर रहे थे, सारी कंट्रीज फोर्स कर रही थी इंग्लैंड को कि आप प्लीज किसी तरीके से इंडिया का सपोर्ट लेकर आओ वर्ल्ड वॉर के लिए। अब इंडिया कह रहा था कि हम तभी सपोर्ट मानेंगे भाई, हम तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप हमको ये अश्योरेंस दोगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें आज़ादी दोगे। अब ब्रिटिशर्स ये भी चाह रहे थे कि इंडियंस का सपोर्ट ले लें और इंडियंस को आज़ादी भी नहीं देना चाह रहे थे। इसी के बीच में ब्रिटिशर्स ने एक ऑगस्ट ऑफर भेजा। इस ऑगस्ट ऑफर में ब्रिटिश ने बहुत सारी बात लिखी कि देखो हम ये कर देंगे आपके साथ, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। इंडियंस ने कहा डोमिनियन स्टेटस कहाँ से दे दोगे भाई, डोमिनियन स्टेटस बहुत पुरानी बात हो गई, हमको अब चाहिए फुल इज्जत, पूरी आज़ादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, ये सब डोमिनियन स्टेटस वगैरह हमको नहीं चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगस्त ऑफर इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात थी दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिकॉग्नाइज करा गया राइट ऑफ इंडियन राइट ऑफ इंडियंस टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार ये बात रिकॉग्नाइज करी गई अगस्त ऑफर में कि इंडियंस को अलाउ करा जाएगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लेकिन ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर क्रिप्स मिशन आया, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसमें भी डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। फिर आता है फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान अच्छा प्लान था, मतलब काफ़ी बेटर था इससे, उसको एक्सेप्ट करा गया। तो जो हमारी आज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई है वो कैबिनेट मिशन प्लान के ही बेसिस पे बनी थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा फर्दर। उसके बाद कुछ नहीं होता है, 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। ये सारी चीज़ नोट्स में लिखी हुई है, सब देख लेना, वर्बली बता रहा हूँ। 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होते के साथ ही सारे के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जितनी भी बड़ी लीडरशिप थी 1942 में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 40 में अगस्त ऑफर आया, 1942 में लॉन्च हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तब नए लीडर्स कुछ निकल कर आए, उषा मेहता जिन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो शुरू करा, सब नोट्स में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। बीच में जिन्ना साहब पागल हो चुके थे, उन्होंने पाकिस्तान डे कॉल कर दिया, डायरेक्ट एक्शन डे कह दिया कि हमें आज़ादी चाहिए, अगले देश बना के दो। तभी इंडिया में माउंट बैटन साहब को भेजा गया, उनसे बोला कि भाई इंडिया बनाओ, आज़ाद करो इंडिया को। माउंट बैटन साहब आए, उन्होंने अपना प्लान दिया, उन्होंने कहा भाई दो डोमिनियन बनेंगी, एक बनेगा इंडिया और एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। वो अपने साथ लेकर आए एक दूसरे आदमी को जिनका नाम था सर रेड क्लिफ। रेड क्लिफ साहब से कहा गया कि बाउंड्री खींच के इन कंट्रीज को अलग कर दो। रेड क्लिफ साहब ने बाउंड्री खींच के डिवाइड कर दिया इंडिया को। फाइनली 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंट बैटन। ध्यान से सुनो, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंट बैटन। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर। ठीक, यहाँ पे ये सारे हमारे मुद्दे कवर अप हुए। ठीक है, कि मैंने आपको एंड का पोर्शन आपको लग रहा होगा बहुत तेजी के साथ पढ़ाया है, लेकिन इसमें जितने फैक्ट्स हैं सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए, डू और डाई का स्लोगन किसने दिया है ना, ये फिर यहाँ से आंसर की शुरू हो गई है। इसके अलावा मैं एक और फाइल है जो आप लोगों को आज भेजूंगा, वो फाइल दिखा देता हूँ आप लोग को। ये कुछ फाइल है, इसमें कुछ 50-70 क्वेश्चन हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि इसमें सब आंसर की दी हुई है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स है ना। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। हु वाज, सॉरी ये मैंने गलत बताया, 1833 वाला मैंने गलत बताया, इट इज बेंटिक। फिर ये देख लेना, हु अबॉलिश सती किसने खत्म करी, बेंटिक ने खत्म करी। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोलते हैं, पढ़ दे रहा हूँ बहुत जल्दी से। सब्सिडरी लाइंस किसने इंट्रोड्यूस करा, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस करा, इल्बर्ट बिल किसने इंट्रोड्यूस करा, रिपन ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पे हुआ, कर्जन के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया, दिल्ली दरबार किसके टाइम पे हुआ। किसने एएसआई किसने बनाया था, एलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। सेपरेट इलेक्टोरेट को कब आए थे, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में आए थे, ऑप्शन ए 1909। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया कब स्टार्ट हुई थी, किसके टाइम पे। फिर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रह्मो समाज। मैंने आपको बताया था कि जब हम इंट्रोडक्शन कह रहे थे कि हम लोग पढ़ेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, है ना। तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बेसिकली क्या थी कि समाज एकदम से अवेकनिंग हो रही थी सोसाइटी में, और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स काम कर रहे थे समाज को सुधारने में। सती खत्म करना, पर्दा सिस्टम खत्म करना, चाइल्ड मैरिज खत्म करना, विडोरी मैरिज इंट्रोड्यूस करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ब्राह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई स्वामी दयानंद सरस्वती।
ठीक है, रामकृष्ण मिशन किसने फाउंड किया, अलीगढ़ मूवमेंट आपको बताया सर सैयद ने स्टार्ट किया, थियोसोफिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट करी, है ना, प्रार्थना समाज भाई आत्माराम पांडुरंग, श्री नारायण गुरु धर्म पाला मूवमेंट योगम किसने शुरू करा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बाई गोपाल कृष्ण गोखले, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज, ये सारी चीजें बुक्स एंड ऑथर आ गए, इंडिया एंड द ब्रिटिश रूल किसने लिखा, ठीक है, आनंद मठ किसने लिखी थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सारे क्वेश्चंस हैं, करीब 70 क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार देख लेना, सारे मैंने दे दिए ये क्वेश्चंस, आराम से इनको देखो, 60 क्वेश्चंस हैं, ठीक। बाकी अगर दोबारा से एक बार मैं आपको क्यूआर कोड दिखा देता हूँ उस ग्रुप का, अगर आप सर्च करोगे तो सर्च करने से भी आपको वैसे मिल जाएगा, ग्रुप का नाम है GS 2026 बाई सबूर अहमद, ये है, आप इसको स्कैन करके भी जोड़ सकते हैं ग्रुप से, अदरवाइज टेलीग्राम पे आप देख लेना, अगर आपको सर्च करने से मिल जाए, वरना ये तो है ही, मैं लिख के हट जाता हूँ साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आई गेस मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो सब आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका दिल ना करे लेक्चर देखने का, आपका दिल करे सिर्फ आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप नोट्स पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, मेन मुद्दा है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, नोट्स पढ़ के आप लोग चले जाइए, ठीक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।